हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन के बारे में बात कर ली थी। एल्केन की कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और उनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करी थी, उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म देखा था और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एल्कीन की अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो एल्कीन होती क्या है। एल्कीन जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है, मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वगैरह ऐसे कुछ अगर आ जाए तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एल्कीन्स कहलाती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया, एल्काइन हो गई। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जनरल स्ट्रक्चर की, तो जैसे मान लो कोई एक एल्कीन है हमारे पास, उसका फॉर्मेट क्या हो गया, मान लो आर सी, सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन आर और एच, मान लो जैसे एक एल्कीन लिख दी मैंने। एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर ग्रुप्स कैसे कनेक्टेड हैं। तो अगर मान लो दोनों ग्रुप सेम होते हैं इस कार्बन पर तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या थी कि इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वेरी करना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल शो हो जाएगी। तो सिस और ट्रांस दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो वो एल्कीन शो कर सकती है। अब बात कर रहे हैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमें पता है कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, इनकी ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई क्लाउड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये पाई क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों जो कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर अक्वायर करके रखता है। ठीक है, तो ये तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। दूसरी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये आप लोगों को डाटा याद रखना है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो सी डबल बॉन्ड सी होता है वो सी सिंगल बॉन्ड सी से थोड़ा सा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 146 किलो कैलोरी पर मोल। ये भी आप लोगों को इसकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी डाटा याद रखना है। ठीक है, तो ये और इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसका देख ही चुके हैं। तो ये इसके बारे में जनरल सी बात है। जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर है हमारा दैट इज इथीन। इथीन हमारा क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन हो गया। ठीक है, एल्कीन्स जो होती हैं वो भी अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। इट में बी क्यूमुलेटेड एल्कीन, इट में बी आइसोलेटेड एल्कीन और इट में बी कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तीन टाइप की हमारे पास जनरली एल्कीन्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी, जैसे क्यूमुलेटेड की अगर मैं बात करूं, क्यूमुलेटेड का मतलब होता है जिसमें पाई बॉन्ड्स कंटिन्यूटी में आ जाते हैं, कंसेक्यूटिव आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास में स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। क्या कहलाता है, ये एलीन कहलाता है। और मान लो जैसे यहाँ पे 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड आ गए तो ये भी हमारा एक क्यूमुलिन है। ठीक है, दीज आर नोन एज क्यूमुलिन, जिसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस आ रही है। तो ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है कंटिन्यूटिव, तो ये हमारा इवन क्यूमुलिन कहलाता है। और इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो ऑड क्यूमुलिन कहलाता है ये। उसके अलावा हमारे पास में एल्कीन क्या क्या हो सकती है, आइसोलेटेड एल्कीन्स होती हैं। आइसोलेटेड एल्कीन्स का मतलब क्या हो गया, जब हमारे पास में कोई पाई बॉन्ड्स हैं और वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट कंडीशन में। तो इस टाइप की जो एल्कीन्स होती हैं ये मतलब बेसिकली डाईइंस ट्राईइंस वगैरह की भी बात होती है, मतलब पॉलीइंस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली ये पॉलीइंस हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों पाई बॉन्ड्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर हैं, बिल्कुल आइसोलेट हैं, इसलिए इस टाइप की जो एल्कीन होती है इनको क्या नाम दिया जाता है, आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है,
और एक हमारे पास में होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन का मतलब क्या हो गया, जब पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में हो, दिस इज नॉन एज कॉन्जुगेटेड एल्कीन, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है। ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर से आगे शिफ्ट होके इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, या इधर वाला पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। तो 3 टाइप की हमारे पास में मेजरली पॉलीइंस देखने को मिलती है। एक तो हमारे पास क्यूमुलेटेड, एक हमारे पास आइसोलेटेड, और एक हमारे पास होती है कॉन्जुगेटेड। 3 टाइप की हमारे पास में डाईइंस हैं, ठीक है। डाईइंस भी हो सकती है या फिर पॉलीइंस भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं। तो इसका एक अल्टरनेट नेम क्या होता है, ओलेफिन्स। अब ये ओलेफिन्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जो ओलिफेंट या ओलिफर वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग गैस, मतलब ऐसी गैस जो क्या करती है, ऑयल का फॉर्मेशन करती है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि जो इथीन होती है, ठीक है, जो इथीन है या जो इथाइलिन है हमारे पास में, इथाइलिन जो होती है अगर उसको आप हेलोजन कंपाउंड्स के साथ में अगर ट्रीट करते हो, उसके साथ हीट वगैरह करते हो, तो कुछ ऑयली सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिफर्स या ओलिफिन्स वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई कि एल्कीन्स होती क्या है और उनको क्या क्या हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एल्कीन्स है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्कीन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंदर कुछ मेथड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि E1, E2 एंड E1CB रिएक्शन, जब हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें E1 रिएक्शन पढ़ी थी, E2 रिएक्शन पढ़ी थी और E1CB रिएक्शन पढ़ी थी, जो बेस के प्रेजेंस में होती है। उसके अंदर सेटजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन जो जिस टाइप की बनती है वो डिपेंड करता है किस टाइप का बेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मेथड्स हम लोग वापस से नहीं पढ़ने वाले हैं, ये ऑलरेडी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है 3 डाई हेलाइड्स। डाई हेलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 हेलोजेंस प्रेजेंट हो। अगर दोनों हेलोजेंस एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, जेमिनल डाई हेलाइड बोलते हैं। और अगर पास पास वाले कार्बन्स पर 2 हेलोजेंस प्रेजेंट है तो उनको क्या बोला जाता है, विसिनल डाई हेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग विसिनल डाई हेलाइड्स के थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के क्या पढ़ते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है थ्रू रिडक्शन। रिडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन के अंदर क्या था, H2PdBaSO4 लिंडास कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे थे, या उसकी जगह अल्टरनेट हम लोग क्या यूज कर रहे थे, निकल बोराइड, या जिसको हम लोग P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या बन रही थी, एल्कीन बन रही थी। अब वो डिपेंड कर रहा था कि भाई सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, उसके थ्रू जो बनने वाली एल्कीन है वो सिस या ट्रांस कैसी बनेगी ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पार्शियल रिडक्शन आ गया था, जिसमें लिंडास कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट दोनों के अंदर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों, क्योंकि एक सिन एडिशन प्रोसेस था। और अगर ट्रांस एल्कीन बनानी है तो क्या कर रहे थे हम लोग, बेच रिडक्शन का यूज कर रहे थे। बेच रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में या एक्टिव मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया हम लोग यूज करते हैं, तो ये एक एंटी एडिशन केस होता है। तो इसमें जो मान लो एल्काइन है तो एल्काइन जो है वो ट्रांस एल्कीन तक आके रुक जाती है। तो कुछ हमारे पास में रिडक्शन के मेथड्स भी थे। इसके अलावा हमारे पास में पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस में क्या किया था हम लोगों ने, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये इस टाइप के CO-Na+, और यहाँ पर भी COO-Na+, ये हम लोग अभी एल्केन में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को आपने क्या करा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवा दिया इसका, या इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल यहाँ पे, तो ये 2 मोल CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बस ये इस तरीके से। तो यहाँ से भी क्या बन गई, एल्कीन बन गई थी। चाहे हम लोग सोडियम मेलेट लें चाहे फ्यूमेरेट लें, उस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं तो उससे एल्काइन बन जाती थी, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी ऐसे मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस में भी एक मेथड था एल्कीन के फॉर्मेशन का, ठीक है। और मेजरली अभी हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, ये जो डाई हेलाइड्स के थ्रू हम लोग जो एल्कीन बनाते हैं उस मेथड को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं 2 मेथड्स आते हैं इसमें, वो दोनों लिख देता हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम विसिनल डाई हेलाइड्स। विसिनल डाई हेलाइड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, इसमें भी हमारे पास 2 रिएजेंट है, मान लो
कि फर्स्ट नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं विथ NaI एसीटोन। एसीटोन तो एज ए सॉल्वेंट यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो हमारे पास में RC, यहाँ पर एक हेलोजन CH और यहाँ पर एक हेलोजन है, मतलब ये एक डाई हेलाइड है हमारे पास में, दिस इज विसिनल डाई हेलाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ में, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो जैसे आप इसके साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये एक एंटी एलिमिनेशन होता है, दिस इज एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली कैसी होती है, E2 रिएक्शन होती है, ठीक है। तो E2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहां से RCH डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में हमारे पास एक इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है, दैट इज यहां पर ये आयोडीन है और यहां पर X, तो दैट इज IX, दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। और साथ में ये सोडियम भी है, तो उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, NaX भी बन जाएगा, दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है कि ये जो I माइनस होता है, या I माइनस क्या करेगा, E2 रिएक्शन है तो सारा स्टेप एक ही, सारा काम एक ही स्टेप में होगा। ये Na प्लस और I माइनस में डिसोशिएट होता है, दिस इज Na प्लस एंड I माइनस। तो I माइनस जो है वो एज ए यहाँ पर क्या करेगा, इस हेलोजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज बन के क्या होता है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू होता है और यहाँ से ये हेलोजन भी बाहर निकल जाता है। तो E2 रिएक्शन बड़ी सिंपल सी होती है, जिसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में दोनों जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो एक साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप लोग, एंटी कन्फर्मेशन जो है वो मस्ट है, नेसेसरी है। विदाउट एंटी कन्फर्मेशन E2 रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हेलोजन हटा के क्या करना है आप लोगों को, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो एक तो ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया विथ NaI एसीटोन। और एक सेकेंड मेथड हमारे पास में और है, आप चाहो तो ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट, Zn डस्ट इस तरीके से आपका रिएजेंट लिखा होता है, या फिर इसके साथ में वो ऐसे लिख सकता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ये एसिटिक एसिड CH3COH और इथेनॉल CH3CH2OH, दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट एंड साथ में क्या कर दे, हीट का साइन लगा दे। तो ये भी एक हमारे पास अल्टरनेट रिएजेंट होता है। मान लो आपके पास में कोई विसिनल डाई हेलाइड है, ये भी एक E2 रिएक्शन और एंटी एलिमिनेशन केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH CH2 एंड X, इसको हमने क्या करा, जिंक डस्ट के साथ में हीट कर दिया। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से अगेन क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में ZnX2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है। और ये भी कैसा है, एंटी एलिमिनेशन केस, दिस इज एंटी एलिमिनेशन। अब इसमें क्या प्रोसेस है कि ये जो जिंक होता है वो जिंक पहले यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से ZnX, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनाता है और वो नेगेटिव चार्ज इधर इस हेलोजन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से दोनों हेलोजन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एज ए प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन करवाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन दोनों रिएक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बोथ आर E2 रिएक्शंस, और दोनों ही रिएक्शंस कैसी है, एंटी एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस है, एंटी एलिमिनेशन केसेस हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि दोनों ही रिएक्शन जो है वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब हम लोग इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, आप लोग इसे नोट करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक कंपाउंड है इस तरीके का, PH Br हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एक कंपाउंड है हमारे पास में। और इस कंपाउंड की आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो अब हम लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस भी खूब सारे आते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो ब्रोमीन्स हैं, मतलब ये एक विसिनल डाई हेलाइड है, और हमें पता है ये कैसा केस है, दिस इज एंटी एलिमिनेशन, दिस इज एंटी एलिमिनेशन केस।
तो हमें पता है कि दोनों जो ब्रोमीन है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री अपोजिट कन्फर्मेशन में होने जरूरी है, लेकिन यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों ब्रोमीन सेम ही डायरेक्शन में। कई बार कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि भाई दोनों ब्रोमीन हटा दिए और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा दिया, तो देखने में तो क्या बन रही है, एक सिस एल्केन बन रही है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ट्रांस एल्कीन। अब कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, PHC H डबल बॉन्ड H एंड PH, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ट्रांस एल्कीन। ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बना दिया या दोनों पीएच सेम डायरेक्शन में रख दिए, सिस एल्केन अगर आपने बना दी, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे, आप लोग ध्यान देना, ये हमारे पास में एक न्यूमन कन्फर्मेशन है, इसको हमने क्या कर दिया, सॉरी ये फिशर कन्फर्मेशन है, इसको हमें क्या करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे पीछे की डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप लोग इसको न्यूमन में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग ध्यान दें कि यहां पर तो पीएच ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, इस फ्रंट कार्बन में पीएच, इस डायरेक्शन में क्या है, बीआर, और इस डायरेक्शन में है हाइड्रोजन। अब हमने क्या करा कि यहां से इस कार्बन को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये जो कार्बन है पीछे वाला, ठीक है, पीएच के पीछे कौन चला जाएगा, पीएच, तो ये जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर एक पीएच, बीआर के पीछे कौन आएगा, बीआर, और हाइड्रोजन के पीछे कौन आएगा, हाइड्रोजन। ये हमारे पास में इसका न्यूमन कन्फर्मेशन है, जो कैसा है, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो आप लोग अगर ध्यान दें तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा है, देखो, तो ये एक मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, एक मीजो कंपाउंड को लिया और उसको Na एसीटोन के साथ ट्रीट किया, तो जो बनने वाली एल्कीन थी वो कैसी बनी, ट्रांस एल्कीन थी, उसका हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो दिस इज द न्यूमन कन्फर्मेशन। अब हमने क्या करा, एंटी एलिमिनेशन करवाना है Na एसीटोन के साथ में। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो दोनों ब्रोमीन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी एंटी एलिमिनेशन या E2 रिएक्शन हो सकती है। लेकिन यहां पर तो दोनों ब्रोमीन क्या है, सेम ही डायरेक्शन है भाई, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन इधर है तो दूसरे कार्बन पर भी ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा हम लोग एक कंसेप्ट ये पढ़ चुके हैं कि न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, मतलब कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो है वो क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो पीछे वाला कार्बन था, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखा, पीछे वाले कार्बन को क्या कर दिया, ब्रोमीन को अपोजिट लाने के लिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया हमने। समझ में आ गई बात, हमने क्या करा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया इसको। तो जैसे ही आप इसका रोटेशन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा सेम ही रहना है, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर हाइड्रोजन। अब ये ब्रोमीन कहां आ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन यहां पर और पीएच इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दूसरा ब्रोमीन कहां आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां पर आ जाएगा पीएच। अब देखो ये एंटी कन्फर्मेशन मिल गया आप लोगों को, दोनों ब्रोमीन कहां है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहां से जो I माइनस आएगा ना, ये I माइनस क्या करेगा, इधर से ब्रोमीन निकाल के इस ब्रोमीन को भी क्या करवा देगा, एलिमिनेट करवा देगा। तो E2 रिएक्शन हो जाएगी, दोनों ब्रोमीन यहां से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द एंटी एलिमिनेशन केस, E2 रिएक्शन हो रही है। तो अब जो यहां पर एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके की, PH H हाइड्रोजन एंड पीएच। अब आप लोग ध्यान से देखो ये एल्कीन कैसे दिख रही है, दोनों पीएच एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों हाइड्रोजन से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इसको ऐसे एलोंगेट करके लिखते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पीएच और ये जो कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये इस तरीके से पाई बॉन्ड और पीएच और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये कैसी एल्कीन बनी, दिस इज ट्रांस एल्कीन। तो इस तरीके से हम लोगों को डिसीजन लेना है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी। ये आप इस तरीके के कन्फर्मेशन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया था, एक मीजो कंपाउंड लिया था और इसके अंदर Na एसीटोन या जिंक डस्ट के साथ हीट करोगे तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि ये Br जो है वो यहां लिख देता हूं, मतलब अब ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। देखो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है भाई, दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, एक पे R एक पे S हो जाए तो दूसरे पे S और R हो जाए, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या फिर R R हो जाए और S S हो जाए, ठीक है।
तो इस टाइप का ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये, और इसका एक मिरर इमेज भी होता है। तो अब मान लो इस कंपाउंड की हमने एंटी एलिमिनेशन करवाया है एसीटोन के साथ में, तो इसमें अगर आप कन्फर्मेशन के थ्रू बनाओगे तो इसके अंदर कैसे एल्कीन बन जाएगी, सिस एल्कीन बन जाएगी। आप लोग इसे घर पे ट्राई करके देखें, यहाँ पर PH और यहाँ पर H, दिस इज द सिस एल्कीन, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और मीजो लिया था तब क्या बना था हमारे पास में, ट्रांस एल्कीन बनी थी, और इसके अंदर कैसी बन रही है, सिस एल्कीन। तो इसको एक रूल नहीं बनाना है हम लोगों को, बस ये डिसाइड करके देखना है कि बनने वाली एल्कीन कैसी बन रही है, इस कंफर्मेशन के थ्रू हमेशा जाए, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर ले। एक हमारे पास मेथड और है, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एस्टर को थर्मली हम लोग हीट कर रहे हैं। थर्मली जैसे ही आप हीट कर रहे हो तो उसका क्या हो जाता है, पायरोलिसिस हो जाता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा, और साथ में एक प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगी, एक एल्कीन बच जाएगी। तो एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज R2CH CH2O C डबल बॉन्ड O एंड Me। ये इस टाइप का एक कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ क्या है, एक एस्टर है, ठीक है। ये एक सिंपल सा एस्टर है जिसमें ऑक्सीजन के साथ में एक R ग्रुप कनेक्टेड है और इधर एक मिथाइल कनेक्टेड है। अब आपने क्या करा, इसको 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर दिया, गर्म कर दिया, 500 डिग्री के ऊपर हीट कर दिया, तो इसका पायरोलिसिस हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप का कुछ केस आए, एस्टर का पायरोलिसिस लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करें, इसको मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कर दें और यहाँ पर एक क्या कर दें, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दैट इज R2CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस टाइप का यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये R2 जो है ना, ये तो R2 मतलब इस कार्बन के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए रहेंगे, तो R2 आप चाहो तो इस तरीके से ही लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 2 और 2 4 बॉन्ड बन गए। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया R2 के साथ में, और कोई जरूरी नहीं कि दोनों R ग्रुप्स हो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स वगैरह भी हो सकते हैं, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, ये इधर मिथाइल C डबल बॉन्ड O एंड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बन जाएगी, एक एल्कीन बन जाएगी। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 6 मेंबर की। मतलब देखो एस्टर का जब भी 6 मेंबर टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस हो और उसका पायरोलिसिस करोगे तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो आप लोग देखना, इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, R2 यहाँ पर, और इसके साथ में कार्बन, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, फिर हमारा आ रहा है CH2, उसके साथ में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड O, और उसके साथ में एक मिथाइल। ये इस तरीके से है मॉलिक्यूल। आपने इसको क्या करा, हीट किया। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, और उसमें कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनना शुरू होंगे। तो होगा क्या इसमें, आप लोग ध्यान से समझना कि ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, या आप लोग ऐसे समझ लो कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर और ये बॉन्ड यहाँ से इधर, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 6 मेंबर। देखो R2C, ये बॉन्ड तो बना हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ से तो बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, एक बॉन्ड है, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके साथ में क्या है, CH2, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, कार्बन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और एक ये बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है यहाँ से, और उसके साथ में ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप की एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास में बन गई, जो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, और इसके साथ में एक मिथाइल। तो जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, देखो ये R2 और उसके साथ में कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, और ये बाकी पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ से ये H, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, OH, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक मिथाइल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और उसके साथ साथ में क्या बन गई, एल्कीन बन गई। तो ये इस टाइप का जो कंपाउंड है वो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर के थ्रू भी आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है हमारे पास में कोई भी एल्कीन के फॉर्मेशन का, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास में कुछ और मेथड्स भी थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, एल्कीन का फॉर्मेशन करते थे।
जैसे आप लोग सेटजेफ और हॉफमान एल्किन का फॉर्मेशन करते थे, बल्कि बेसिस आप जब भी यूज करते हो तो हॉफमान एल्किन जो है एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और जब आप नॉर्मल साइज का या स्मॉल साइज का बेस यूज करते हो तो क्या बनती है, सेटजेफ एल्किन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनने वाली है। या ऑन हीटिंग ओनियम आयंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ओनियम आयंस को जैसे ही आप हीट करते हो, जैसे टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट है या ट्राई एल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट है, उनको अगर आप डायरेक्टली हीट करते हो तब भी क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ठीक है। तो ये मेथड्स हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की। तो यहाँ पे जो मेजरली रिएक्शन देखने को मिलती है दैट इज AE रिएक्शन। अब ये AE रिएक्शन का मतलब क्या है, दैट इज एडिशन, A फॉर एडिशन एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम लोग क्या पढ़ने चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उस एल्कीन की जो पाई डेंसिटी है उसके ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में भी जानना हम लोगों को जरूरी है। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आप लोग ध्यान रखना, एल्केन्स की तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई आपको कंपाउंड दे देगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है और नीचे नाम लिख के आपको दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग ध्यान रखें। एल्कीन की कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। या पहले जो इंटरेक्ट करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर्मेट देखो कि मान लो हमारे पास में कोई एक एल्कीन है इस टाइप की, यहाँ पे कुछ भी R ग्रुप्स, हाइड्रोजन्स कुछ भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करा रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस चार्ज वाला होगा तो एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो इस एल्केन के ऊपर क्या होगा, एक डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और एक डायरेक्शन में आपका कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनना है, एक पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवा दो और एक पे आप लोग क्या करवा सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। अब ये डिपेंड करता है भाई, जैसे ये इसके ऊपर ऐड हो गया तो ये पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन रिएक्शन जो है इनिशियली किससे स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल से, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन से ऐड हो जाए तो सेम एडिशन हो जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल इधर से ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन केस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग केसेस पढ़ेंगे, एडिशन भी जो है वो अलग अलग टाइप के, सेम एडिशन है या एंटी एडिशन है, ठीक है। तो वो आगे हम लोग फर्दर जब मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब जो पाई बॉन्ड है उसको हटा के एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। दूसरा हमारे पास हम लोग इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। भाई लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारे का सारा का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से ही है। सारे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास में यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे जनरली हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से, जैसे कोई कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दिख गया तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको C+ देखने को मिलने वाला है। या फिर आपके पास में कोई एसाइलियम केटाइन भी हो सकता है,
भाई RC डबल बॉन्ड O एंड प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये एक एसाइलियम कैटायन कहलाता है। या इसके अलावा आपके पास में X प्लस, हेलोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल सकता है, तो ये X प्लस भी हो सकता है। X प्लस के अंदर आपके पास में Cl प्लस हो सकता है, इट में भी Br प्लस या फिर I प्लस। F प्लस पॉसिबल नहीं होता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हम लोग जनरली Cl, Br और I प्लस की ही स्टडी करते हैं। तो कार्बोकैटायन हो सकता है, एसाइलियम कैटायन या X प्लस हमारे पास में एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज हो सकता है। तो ये तो कुछ हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ हमारे पास में मेटेलिक इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। मेटेलिक इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से हैं? जिसमें मेटल होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लाइक जैसे आपके पास एग्जांपल है Ag प्लस, या जैसे Ag2 प्लस, या जैसे Pt2 प्लस। इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो क्या है? मेटेलिक हैं और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। या इसके अलावा हमारे पास में जैसे Hg2 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लॉन पेयर भी प्रेजेंट होता है साथ साथ में। इसके अलावा हमारे पास में कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? जैसे लुईस एसिड्स, जैसे AlCl3 हो गया, या BF3 हो गया, या BCl3 हो गया। ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं ये न्यूट्रल है, देखने में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये लुईस एसिड्स हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स। तो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, कुछ हमारे पास में न्यूट्रल भी हैं। और एक यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूछा गया था, कुछ स्पीसीज आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे Na प्लस या H3O प्लस, Na प्लस या H3O प्लस, या जैसे NH4 प्लस, ये आपके सामने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरली देखने में कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, बट ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ में आ गई बात? सोडियम प्लस जो होता है, या H3O प्लस है, या अमोनियम आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज जरूर है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स कभी भी कंसिडर नहीं किए जाते हैं। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की फिर जगह नहीं है इनके पास में। बात समझ में आ गई? जैसे NH4 प्लस है तो वो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट वगैरह जो है वो क्या है? कंप्लीट है। यहाँ पे H3O प्लस ऑक्सीजन अधिकतम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उनके पास ना तो कोई जगह है और ना कोई बात। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एल्किन पर ऐड किस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए हम लोग 2 मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, दैट इज AE रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस तरीके से ऐड होता है? फॉर्मेट क्या था हमारे पास में? कोई भी एल्कीन है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH एंड R, ये एक एल्कीन है और इसके ऊपर हमने क्या करा? एक इलेक्ट्रोफाइल यूज किया और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल यूज किया। रिएक्शन जो है वो इनिशिएट किससे होती है? इलेक्ट्रोफाइल से होती है, इसलिए इस रिएक्शन को नाम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है और एक तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। तो RCH इलेक्ट्रोफाइल, CH न्यूक्लियोफाइल एंड R, ये इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है कायरलिटी आ जाए, तो प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट यही है। सो रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन को नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के मैकेनिज्म्स यूज होते हैं। एक हमारे पास में होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, दैट इज CC प्लस मैकेनिज्म, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, दैट इज NCC प्लस मैकेनिज्म्स। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी ऐड होगा तो 2 ही टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल है हमारे पास में, या तो क्लासिकल होगा या फिर नॉन क्लासिकल होगा। अब क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को समझना है, और दोनों का मैकेनिज्म क्या है ये भी हम लोगों को देखना है। क्लासिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है?
पौराणिक मतलब एक पुराना तरीका जो रेगुलर तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और नॉन क्लासिकल का मीनिंग हो गया जो अभी लेटेस्ट या मतलब थोड़ा सा उससे क्लासिकल से हटके थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो ये बेसिक इसका मीनिंग है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से। इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है वो किस तरीके से बनता है। आप लोग देखना कि जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, CH मान लो CH2 ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास में एक एल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन में हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल भी है और साथ में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों स्पीशीज हैं। अब यहां पर होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा शुरुआत में। अब किस तरीके से होगा वो हम लोगों को सोचना है। तो पहले मैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। ये पाई क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो जो शुरुआत में इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो किस तरीके से कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होगा तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन गया। तो जैसे मान लो कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड जैसे ही यहां से टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये काम सारा एक ही स्टेप में हो रहा है, ऐसे अलग से अलग अलग होके वो दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को ये जो एल्कीन है वो अपने ऊपर क्या करवा लेती है, ऐड करवा लेती है, ठीक है। तो जैसे ये इसके ऊपर एडिशन करवाया तो यहां से कंपाउंड क्या बना, RCH, और एक तरफ बन गया पॉजिटिव चार्ज और CH2, और एक तरफ आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। मतलब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ठीक है। और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज इंटरमीडिएट। और हम लोगों को पता है जैसे ही कार्बोकेटाइन अगर किसी रिएक्शन में बनता है और अगर उसको रीअरेंजमेंट करके एक ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के चांसेस हो तो वो रीअरेंजमेंट भी करता है, तो इट में रीअरेंज, ठीक है। एक फ्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में एक जो रेगुलर जो ट्रेंड से चलता हुआ कार्बोकेटाइन होता है वही बनता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है और यही स्टेप इस रिएक्शन का क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा उसके ऊपर, और जैसे ही अटैच होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, हमने यहां पे लिख देते हैं इट में रीअरेंज। रिक्वायरमेंट है रीअरेंजमेंट की तो रीअरेंजमेंट करेगा, और नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। अब जो सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो आकर इसके ऊपर क्या होगा, अटैच होगा, और ये एक फास्ट प्रोसेस है। तो सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, RCH, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, इधर CH2 और एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। समझ में आ गई आप लोगों को बात कि एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ और एक तरफ क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ। अभी ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल किधर जोड़ना है वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, एक रेगुलर ट्रेंड जो ट्रेंड में चलता हुआ कार्बोकेटाइन होता है वो बनता है फ्री कार्बोकेटाइन, और वो रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, RDS, और सेकंड फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो रहा है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ इसलिए रिएक्शन को नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म तो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये कायरल सेंटर्स वगैरह कुछ भी बनेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि कायरल सेंटर्स कितने हैं। अगर एक कायरल सेंटर आता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 कायरल सेंटर हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं, और कोई भी कायरल सेंटर नहीं है तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब नॉन क्लासिकल में और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूं NCC प्लस मैकेनिज्म, ठीक है। तो NCC प्लस मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR, ये हमारे पास एक एल्कीन है और इसमें अगेन एक इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जनरली एक लॉन पेयर के साथ में होता है। इसके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म तभी फॉलो होता है जब कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आ जाए जिसके ऊपर क्या हो, लॉन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल विथ लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल है।
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो इसमें भी वैसा ही बनेगा, RCH, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल CH और एक तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल और R। ये इस टाइप से हमारे पास में प्रोडक्ट बनने वाला है। अब इसका मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है लॉन पेयर के साथ में पॉजिटिव चार्ज भी होगा इसके ऊपर और लॉन पेयर भी होगा। तो ये जो E+ है ना, ये E+ क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, RCH, एक तरफ आपका इलेक्ट्रोफाइल और CHR। अब आप लोग ध्यान देना, इसके ऊपर है लॉन पेयर्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच भी है एक तरह से, लॉन पेयर है। अब हमने पिछले मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था कि एक तरफ जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो दूसरी तरफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो तो एक रेगुलर कार्बोकेटाइन था जिसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ये एक फ्री कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ये अपने लॉन पेयर से इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। मतलब ये सारा काम एक ही स्टेप में हो रहा है, ध्यान देना आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही ये इधर से बॉन्ड बनता है और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था उसकी जगह पर पहले ही अपने लॉन पेयर से क्या कर देता है, अटैक कर देता है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इट विल अटैक, ठीक है, कहां पर, जहां कार्बोकेटाइन बनना था, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहां पर क्या होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखो RCH इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, और यहां पर R, मतलब ये दिस इज ए साइक्लिक केटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज ए साइक्लिक केटाइन विच इज द इंटरमीडिएट। तो नॉन क्लासिकल के अंदर क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है और अपने लॉन पेयर से जहां कार्बोकेटाइन बनना था वहां पर उसी स्टेप में वो क्या कर देता है, अटैक भी कर देता है। तो एक फ्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता यहां पर। तो जब फ्री कार्बोकेटाइन ही नहीं है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, नो फ्री कार्बोकेटाइन, तो नो रीअरेंजमेंट, किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। और साइक्लिक केटाइन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, डिफरेंस बस यहीं पर है। क्लासिकल में एक फ्री कार्बोकेटाइन था और रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसको नॉन क्लासिकल केटाइन बोला जा रहा है। ये केटाइन जरूर है लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड के साथ में नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, और साइक्लिक केटाइन भी है। तो ये बन गया इसके अंदर। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो अटैक करेगा। अब एक तरफ आप लोग ध्यान दो, एक तरफ तो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, एक साइड तो पूरी क्या है, ब्लॉक। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री अपोजिट ही अटैक करता है। तो ये एक एंटी एडिशन केस है, ध्यान रखना, दिस इज ए एंटी एडिशन। पिछले वाले केस में तो दोनों डायरेक्शन से अटैच हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एंटी एडिशन। तो नॉन क्लासिकल केटाइन जो होता है ना मैकेनिज्म, ये हमेशा एंटी एडिशन केस होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले हैं हमेशा। तो न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बनाया था ना वही बॉन्ड यहां से वापस से ब्रेक हो जाएगा। तो ये वापस से न्यूट्रल हो गया अपने लॉन पेयर के साथ में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। हुआ इसमें भी क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है पिछले वाले से। तो यहाँ पे एल्कीन के ऊपर जो भी हम लोग एडिशन पढ़ेंगे जिस भी कंपाउंड का, या तो वो क्लासिकल केटाइन मैकेनिज्म फॉलो करेगा या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है। यहाँ पर 4 टाइप की एडिशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी, फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HX। HX का किसी भी एल्कीन के ऊपर एडिशन हो जाए, या फिर हम लोग पढ़ सकते हैं एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन पढ़ना है हम लोगों को। थर्ड नंबर है हमारे पास में, दैट इज एडिशन ऑफ X2, एंड फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ HOX। HOX को हाइपोहेलस एसिड बोला जाता है, ठीक है। मेजरली 4 टाइप के एडिशन हम लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप एल्कीन के एडिशन अगर इजीली समझ गए तो एल्काइन के अंदर ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। अब ये जो चारों टाइप के एडिशन है, HX हो, H2O का, X2 का या HOX का, अब या तो ये क्लासिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा या नॉन क्लासिकल। तो जनरली क्या होता है कि ये जो दोनों एडिशन ऑफ HX और H2 है वो जनरली क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं,
और X2 और HOX का जो होता है दैट इज एंटी एडिशन केस, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैंने वर्ड यूज किया है जनरली, ठीक है। H2O का एडिशन भी बहुत सारे तरीकों से होता है, उसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन टाइप का, इस टाइप के अलग अलग मैकेनिज्म्स हम लोग यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है और ये नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को क्या करना है, ये चारों टाइप के एडिशंस पढ़ने हैं एल्कीन पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।